बिहार के मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार, फिर भी चुनाव का ऐलान। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये घोषणा ऐसे समय में हुई जब मतदाता सूची यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया और उसकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। यानी जिस मतदाता सूची के आधार पर बिहार में वोट डाले जाएंगे, उसका भविष्य अब भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिका है। तो सवाल ये उठता है, जब SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, तो क्या उस सूची को अंतिम और वैध मान लेना उचित है? क्या ये निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया? तो जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIR को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि बिहार ने देश के लिए एक मिसाल पेश की है, लेकिन इसी उत्सव के बीच ऐसे अनेक सवाल दबा दिए गए जो अभी भी अनुत्तरित है। SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ललित निबंध प्रतियोगिता में भाषण दिया जा रहा हो। आंकड़ों की जगह आत्म प्रशंसा, डेटा की जगह तारीफों का अंबार, लेकिन जिन गंभीर प्रश्नों का जवाब जनता और अदालत दोनों जानना चाहते हैं, उन पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। आबादी के अनुपात में 80 लाख मतदाता गायब। तो देखिए, योगेंद्र यादव ने इस पूरी प्रक्रिया पर गहरी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बिहार की जनसंख्या के हिसाब से मतदाताओं की कुल संख्या कम से कम 8 करोड़ 22 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन SIR की अंतिम सूची में ये संख्या लगभग 80 लाख कम है। ये सिर्फ एक संख्या का अंतर नहीं है, ये लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेशन का बड़ा सवाल है। 80 लाख लोगों का नाम सूची से गायब होना या शामिल ना होना कोई मामूली बात नहीं। आयोग से बार बार ये पूछा गया कि आखिर ये 80 लाख लोग कौन हैं जो सूची में नहीं? क्या ये लोग वास्तव में अस्तित्व में नहीं हैं या प्रशासनिक प्रक्रिया की त्रुटि से बाहर रह गए? अब तक इसका कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। तो देखिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर बताया कि 1 सितंबर 2025 की शाम तक 16,93,000 लोगों ने आवेदन दिया था नए मतदाता बनने के लिए। लेकिन जब SIR का परिणाम बताया गया तो आयोग ने कहा कि 21,53,000 आवेदनों को स्वीकार किया गया। अब ये विरोधाभास बड़ा है। जब आवेदन ही 16.5 लाख आए तो स्वीकार किए गए आवेदन 21 लाख से अधिक कैसे हो गए? ये 4,60,000 अतिरिक्त मतदाता कहाँ से आए? क्या ये बाद में मिले आवेदन है या किसी तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम? इस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई पारदर्शी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अब इसमें डिलीट हुए नामों का रहस्य का पहलू भी आता है। आयोग ने ये भी बताया कि कुल 3,66,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, यानी कि डिलीट हुए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन नामों को हटाने के पीछे कारण क्या थे। क्या ये लोग दस्तावेज ना होने की वजह से हटाए गए? क्या आधार लिंक ना होने के कारण? और अगर सुप्रीम कोर्ट आधार को वोटर पहचान के लिए वैध ना मानता तो क्या इनकी संख्या और ज्यादा होती? इन सवालों पर ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा गया, ना आयोग के दस्तावेजों में। तो देखिए, योगेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख में लिखा कि अंतिम सूची में 24,000 वोटरों की प्रविष्टियां गलत है, यानी नामों की जगह सिर्फ अक्षर या चिन्ह डाले गए हैं, अ, ब, स, ल, र ऐसे जैसे। इतना ही नहीं, सूची में 6,000 वोटों का लिंग यानी कि जो जेंडर है वो निर्धारित नहीं है। वे पुरुष, स्त्री या थर्ड जेंडर श्रेणी में नहीं आते। इसके अलावा 2 लाख से अधिक मतदाताओं के पदों के आगे अधूरी या गलत जानकारी है। कोई जगह मकान नंबर नहीं दिए गए या सिर्फ डॉट डाल दिया गया। अब इसमें एक पहलू और है कि एक मकान पर सैकड़ों वोटर, यानी कि ये कैसा शुद्धिकरण? रिपोर्ट्स बताती है कि बिहार में लगभग 24 लाख ऐसे मकान हैं जहां 10 से अधिक लोग मतदाता के रूप में दर्ज हुए। कई जिलों में स्थिति इससे भी विचित्र है।
रिपोर्ट्स कलेक्टिव और न्यूज लॉन्ड्री की जांच में पाया गया कि मधेपुरा जिले में एक ही पते पर 1000 से अधिक वोटर रजिस्टर्ड है। रोहतास जिले के कोपा गांव के बूथ नंबर 106 पर मतदाताओं के नाम की जगह सिर्फ बिंदु दर्ज है। ये वही सूची है जिसे आयोग शुद्ध और संपूर्ण बता रहा। अब जानते हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच और डुप्लीकेट वोटरों का खुलासा। तो योगेंद्र यादव ने जहां 5 लाख डुप्लीकेट वोटर बताए, वहीं रिपोर्टर्स कलेक्टिव के आयुष्कार और विष्णु नारायण ने अपनी जांच में 14,35,000 डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की है। उनके अनुसार कहीं जगह एक ही व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और पता एक जैसा है, लेकिन वोटर आईडी नंबर अलग अलग दिए गए हैं। बिहार के पिपरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट सूची में एक ही पते पर 509 यानी कि 509 मतदाता थे, लेकिन अंतिम सूची में भी 505 मतदाता उसी पते पर बने रहे। एक अन्य बूथ में जहां 459 नाम थे, वहां अब 442 है। इससे ये संकेत मिलता है कि जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन वास्तव में नहीं हुआ, केवल आंकड़ों का अदला बदली हुई। तो 1.32 करोड़ संदिग्ध पते, क्या ये मात्र त्रुटि है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अंतिम सूची में 1,32,00,000 मतदाताओं के पते संदिग्ध है। ये कोई मामूली संख्या नहीं। इनमें ऐसे घर शामिल है जिन्हें आयोग खुद शक के घेरे में मानता है। कई पते ऐसे हैं जहां जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर अलग अलग परिवारों के नाम काल्पनिक पतों पर जोड़ दिए गए। रिपोर्ट्स का दावा है कि ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सुनियोजित डेटा घालमेल जैसा है। आयोग को इन रिपोर्टों का सार्वजनिक खंडन करना चाहिए था, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। एक पत्रकार ने लिखा कि 2009 से 2025 तक चुनाव आयोग मतदाता सूची को 8 अलग अलग कैटेगरी में जारी करता था। इससे लिंग, आयु, डिलीशन, एडिशन, प्रवासी मतदाता, सरकारी कर्मचारी, सैन्य कर्मियों आदि का डेटा आसानी से अध्ययन किया जा सकता था। लेकिन इस बार एसआईआर सूची को किसी भी कैटेगरी में नहीं बांटा गया, जबकि यह अब तक की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत प्रक्रिया बताई गई थी। उन्होंने कहा कि आयोग को विस्तृत श्रेणीवार डेटा जारी करना चाहिए ताकि पत्रकार, विश्लेषक और नागरिक समझ सके कि कितने नाम जोड़े गए, कितने हटाए गए और किस आधार पर। अब इसी बीच घुसपैठ और विदेशी मतदाता का सवाल भी खड़ा हो जाता है। आयोग ने नागरिकता सत्यापन के आधार पर एसआईआर को अचैत्य बताया, लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि इस प्रक्रिया में कितने विदेशी यानी कि फॉरेन नेशनल मतदाता मिले, तो आयोग ने कोई संख्या नहीं बताई। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी ने इस आधार पर एक भी औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं की, जबकि सार्वजनिक मंचों पर घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाया गया। आयोग की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार 7,24,00,000 मतदाताओं में से केवल 987 आपत्तियां दर्ज हुई थी, जिनमें से 250 से भी कम मुस्लिम नाम वाले थे। फिर भी घुसपैठ का नैरेटिव सार्वजनिक विमर्श में जारी रहा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सवाल ज्यादा परंतु जवाब कम। पत्रकारों का कहना है कि आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर एक साथ 5-5 सवाल लिए जाते हैं ताकि जवाब देने वाले को चुनने की सुविधा मिल जाए, किसका उत्तर देना है और किसे टालना है। इससे जनता को ये भ्रम होता है कि जवाब दिए जा रहे हैं, जबकि असल में मुख्य सवालों पर चुप्पी साध ली जाती है। कई पत्रकारों ने ये भी टिप्पणी की कि जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब में BLO की संख्या, बूथ की संख्या, फर्नीचर और टेबल कुर्सी के आंकड़े गिनाए जाते हैं, जिससे असली मुद्दा दब जाता है। अब डिजिटल प्रचार और डेटा गोपनीयता का सवाल भी उठता है। एक और गंभीर प्रश्न उठता है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम से AI जनरेटेड वीडियो और संदेश बिहार के बिजली और राशन उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे। इन वीडियो में उपभोक्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज है। ये प्रश्न पूछा गया कि विपक्षी दलों को क्या वही उपभोक्ता डेटा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे भी अपनी बात पहुंचा सके। इस पर भी आयोग ने कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही।
कोर्ट ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वे इस पूरी प्रक्रिया को वैध या अवैध घोषित कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को अवैध करार दे सकता है जब बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सालों बाद कहा था कि ये योजना अवैध है, जबकि उस दौरान कई चुनाव इसी व्यवस्था के तहत हो चुके थे। तो अब जबकि बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, मतदाता सूची पर चल रही बहस धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जा रही, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सूची लोकतंत्र की नींव है। अगर नींव में खामी है तो पूरी इमारत डगमगा सकती है। एसआईआर के नाम पर जो प्रक्रिया चली उसे आयोग अपनी उपलब्धि बता रहा, जबकि पत्रकार और नागरिक इसे अधूरी पारदर्शिता की मिसाल मान रहे। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि एसआईआर वास्तव में लोकतांत्रिक सुधार है या डेटा मैनेजमेंट की एक अपारदर्शी कवायद।